अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से वज़रा, मुशीरान और मुआविनीन को कारकर्दगी पर इनामात देने के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। बेहतरीन कारकर्दगी का जायजा लेने के मैयार पर सवालात उठ रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब ऑपोजिशन जमातें इत्तेहादियों से राब्ते कर रही हैं, जब हुकूमती बेंचेस में नकब लगाने के दावे हो रहे हैं, वजीर आजम एक मुतनाज़ फैसला करके खासी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने कारकर्दगी का जायजा लिया, जिसके सरबराह वज़ीर आज़म इमरान खान खुद हैं। उनके डिवीजन को 18वां नंबर मिला है। जुमेरात का दिन कैबिनेट के अहम नामों के लिए इंतहाई तकलीफ दे रहा। शिबली फराज, गुलाम सरवर, परवेज खटक, जुबैदा जलाल, उमर अयूब, तारिक चीमा, अमीनुल हक, फहमीदा मिर्जा, अली अमीन गंडापुर, फवाद चौधरी, फरूक नसीम, अली हैदर जैदी, एजाज अहमद शाह, मियाँ मोहम्मद सुमरो, आजम सवाती, बड़े नामी गिरामी कैबिनेट के लोग हैं। साहबजादा महबूब सुल्तान हो, मोनू सलाई और दीगर, ये सब खासे मायूस रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर असनाद तो दे दी हैं, लेकिन ऐसी कोई फहरिस्त नहीं है जिसमें पता चल सके कि किसने सबसे ज्यादा खराब कारकर्दगी दिखाई दी है। एप्रिसिएशन तो हो रही है, लेकिन इस एप्रिसिएशन पर भी अब रद्द अमल आ रहा है। वज़ीर आज़म की तरफ से बाज़ वज़रा को कारकर्दगी अवार्ड देने पर हुकूमती बेंचेस में भी चहमगोइयां होने लगी हैं, जबकि बाज़ वज़रा की जानिब से शिकवे आ रहे हैं। वज़ीर ममानी अमूर अली मोहम्मद खान ने कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास के दौरान ज़ेरे लब गिला करते हुए कहा कि जो वज़रा अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करते, मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटीज़ में नहीं आते हैं, वो अवार्ड के हकदार ठहरते हैं। बतौर पार्लिमानी अमूर वज़ीर आज़म जो हुकूमती वज़रा हैं, उनकी तरफ से उनकी वजारतों से मुतालिक यकीन दहानी कराता हूँ, ये अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं। बाज़ वज़रा इन यकीन दहानियों से ऐवान में इजहार लाताल्लुकी कर देते हैं, मगर अवार्ड के हकदार भी वही हैं। लेकिन आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने शिकवे और शिकायत से भरपूर ख़त भी लिख डाला है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जो शिकवा किया इस ख़त में, उसमें तरीक़ाकार पर बहुत सारे सवालात उठाते हुए ख़त वज़ारत ख़ारजा को 11वां नंबर देने पर लिखा है और उस पर तशवीश का इजहार किया है। ख़त में कहा गया है कि परफॉर्मेंस एग्रीमेंट की पहली सहमाही में वज़ारत ख़ारजा ने 26 में से 22 अहदाफ हासिल किए और दूसरी सहमाही में 24 में से 18 अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। शाह महमूद कुरैशी ने ख़त में कहा कि वज़ारत ख़ारजा ने यकीनी बनाया कि जो रिव्यू पीरियड के दौरान कोई मामला ज़ेरे इल्तवा न रहे। इस दौरान वज़ारत ख़ारजा ने आला सतह की सरगर्मियाँ भी की। वज़ारत ख़ारजा की कामों पर किसी तशवीश का कोई इजहार नहीं किया गया। ख़त के मतन के मुताबिक 30% कारकर्दगी जायजा से मुताल्लिक कोई तहरीरी गाइडलाइंस नहीं दी गई। वज़ारत ख़ारजा की ये ग्रेडिंग रिव्यू कमेटी के तरीक़ाकार पर सवालात उठाती है। जहाँ हुकूमती बेंचेस में तशवीश पाई जा रही है, वहीं जमातें भी अदम एतमाद के लिए पहले से ज़्यादा पुरएतमाद हो गई हैं। इत्तेहादियों की जानिब से ग्रीन सिग्नल में ताख़ीर के बाइस अपोजिशन जमातें जहांगीर तरीन ग्रुप पर तकिया करने लगी। लॉन्ग मार्च होती है तो क्या मरियम नवाज उसको लीड करेंगी? आप नून लीग के वर्कर्स को लेके आएंगे? भाई मुझे पार्टी इंशाल्लाह ताला जो जिम्मेदारी देगी मैं उसको बड़ी जान फशानी के साथ निभाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ की तरफ से क्या हदायत दी गई हैं कि पार्टी को कितना फाल किया जाए, वर्कर्स को कितना मुतहरिक किया जाए? वो यही कर रहे हैं इंशाल्लाह। हमारी जो मीटिंग्स हो रही हैं वो मियां साहब खुद चेयर कर रहे हैं और उसमें हम यही पब्लिक मोबिलाइजेशन, पब्लिक गैल्वनाइजेशन के और मैडम जहांगीर तरीन जो मतलब कि वो बैठे हुए नाराज बैठे हुए जहांगीर तरीन और दीगर जो ग्रुप्स हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगी इस टाइम पे जब आप तहरीक अदम एतमाद? मशवरा देने की जरूरत नहीं है, लोग खुद तैयार बैठे। नंबर गेम पूरी है आपके पास राना साहब? देखें, ये बातें तो वो है कि जो राज में रहनी चाहिए। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि हम अदम एतमाद की जो मूव है उसके ऊपर हम बड़ी संजीदगी से और बड़ी सीरियसली जो है वो हम काम कर रहे हैं। उधर इस वक्त सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए मॉडल टाउन में मौजूद हैं, जबकि अदम एतमाद और दीगर ऑप्शंस के हवाले से पीडीएम का वर्चुअल इजलास भी आज लाइंड अप है। इसी हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि परफॉर्मेंस रिव्यूज सामने आए, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, लेकिन अपनों ने कयामत ढा दी है। पहले अली मोहम्मद खान साहब का शिकवा आया, अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर खत लिख दिया है। क्या कहेंगे इस पर, कोई कमेंट करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो परफॉर्मेंस सिस्टम का मकसद ही यही था कि वजारतें अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सीरियस हों। अगर किसी की कोई भी पोजीशन डाउन आए तो वो उसमें बेहतरी लाए। बेसिकली तो हम हकीकी परफॉर्मेंस जानना चाहते थे और हम ये चाहते थे कि इस परफॉर्मेंस की दौड़ के अंदर अवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अभी मैं आपका ये सुन रही थी, इंट्रोडक्शन सुन रही थी, मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ कि आपने ये कहा कि जी क्या इसके क्या तरीका कार था, क्या था, तो
मैं आपको ये बता दूं। अच्छा, इस तरीकाकार पर रिजर्वेशंस का इजहार शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया और उनके खत को मेंशन किया है, तरीकाकार पर वो खुद सवालात उठा रहे हैं। जी, मैं आपके तवज्जुह से ही अवाम को ये बताना चाहती हूँ कि हुकूमत ने 100 पेज का वजारतों का एक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दिया है। किस वजारत को क्या टारगेट दिए थे, उसने क्या करना था और वो क्या कर रहे हैं, ये सारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब ये है कि वजारत खारजा ने अंडर परफॉर्म किया। आलिया हमजा साहिबा, वजारत खारजा ने भी अंडर परफॉर्म किया, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी अंडर परफॉर्म किया, आपकी जो लॉ मिनिस्ट्री है वो भी अंडर परफॉर्म करती रही, इवन आपकी जो खासतौर पे मईशत है वो तो जिसके आप बड़े गुण गाते हैं वो भी अंडर परफॉर्म करती रही। मुझे तो हंसी इस बात पे नहीं आ रही, मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही है कि आज तक हमें बुरी परफॉर्मेंस ना अहल वुज़रा का ताना देने वाले इस वक्त ये कह रहे हैं कि 10 वुज़रा को बेहतरीन कारकर्दगी के लिए सनद दी गई है, इनसे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बाकी लोगों की थी। तो मैं तो खुश हूँ कि आपको ये लग रहा है और मीडिया हमारी परफॉर्मेंस को मैयर कर रहा है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिनको सर्टिफिकेट्स नहीं मिले उन्होंने अंडर परफॉर्म किया। रेहान साहब सुन लेना, सुन लें, मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि एक इन लोग इन्हीं मिनिस्ट्रीज के साथ एक एग्रीमेंट किया गया था। 2019 के अंदर एक मॉडल तैयार किया गया था जिसका जो एक जिसे कह ले कि पायलट प्रोजेक्ट 11 मिनिस्ट्रीज पे किया गया था। अब ये बाकी जो 11 डिविजन है उन पर किया गया है। इसमें सिर्फ इतना है कि उनको जो टारगेट्स दिए गए थे उनका रिव्यू किया जा रहा था और उन टारगेट्स के लिहाज से, और हम देखें आलिया हमजा साहिबा, इस पे तो आपको क्रेडिट देना चाहिए। हमारे वुज़रा लेट मी गिव यू क्रेडिट फॉर दिस कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि आप ये इवैल्यूएशन कर रही हैं, ये परफॉर्मेंस सामने रख रही हैं। क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू यू, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि जिस तरह से ये हुआ है, केपीआईज ऑब्वियसली दिए होंगे, कोई ना कोई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट हुए होंगे और उन केपीआईज की बुनियाद पर आपने ये इवैल्यूएशन की है। तो मैं तो यही कह रहा हूं ना कि केपीआईज पर पूरा नहीं उतरी, इसका मतलब आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री या आपकी दीगर मिनिस्ट्रीज जिनको आपने ये अप्रेजल सर्टिफिकेट नहीं दिए। देखें जी, हमारी सब मिनिस्ट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्म करी है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसमें फॉरेन मिनिस्ट्री, जिसमें हमारी लॉ मिनिस्ट्री, जिसमें हमारी एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री। लेकिन अब ये होता है कि अगर एक 40 बच्चों की एक जमात है, उसमें से टॉप 10, टॉप 3 भी तो बच्चे होते हैं ना, और बाकी बच्चों को यही मौका दिया जाता है कि आप फर्दर इंप्रूव करें। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम आपने बहुत सारे बच्चों को नाराज कर दिया। देखें, नहीं जी, देखें हमारे यहाँ पर हम सिर्फ इतना समझते हैं कि यहाँ पर परफॉर्मेंस की जंग हो रही है। यहाँ पर ये नहीं हो रहा कि कायम अली शाह जाएगा तो उसकी जगह हम अपना फ्रंटमैन ले आएंगे वहां पर। यहाँ पर ये नहीं होगा कि निसार साहब जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे ट्रांसपोर्ट के अंदर तो उन्हें किसी इससे बेहतर मिनिस्ट्री में दे दिया जाएगा, या इनकी जो डिप्टी स्पीकर साहिबा थी वो अगर वहां पर परफॉर्म नहीं कर सके, शैला रजा साहिबा, तो उनको वहां से रोटेट करके आलिया हमजा साहिबा, इस वक्त बड़ा चैलेंजिंग किस्म का एनवायरनमेंट है खुद हुकूमत के लिए, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो इन हाउस चेंज लाने के दर पे है। ऐसे में जब आपने ये एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स दिए हैं तो आपने बहुत सारे बच्चों को नाराज कर दिया है, तो अपने ही बच्चों को नाराज करने की मुताबिल हो सकती है हुकूमत इस वक्त। देखें जी, यही तो खासा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कि वो बोल्ड डिसीजंस कर सकते हैं। आज तक जहां पर हुकूमतों की कारकर्दगियां 13 साल एक जगह हुकूमत रही, 35 साल ये लोग ये कहें इंटरवल्स में ही चाहे करते रहे हुकूमतें, लेकिन हुकूमतें तो करते रहे। लेकिन आज खान साहब ने को ये क्रेडिट जाता है कि वो अपने वजीरों से सवाल भी करें, उनकी परफॉर्मेंस भी मैयर करें और अवाम के सामने उनकी कारकर्दगी भी रख रहे हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ऑल दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, और हुकूमत जो है, और जैसे इमरान खान साहब ने उस दिन भी कहा, ये चोर और लुटेरे हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, इन सबको अच्छा देखिए ये जो कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है या रिपोर्ट कार्ड है, ये यकीनन खान साहब की एंडोर्समेंट से ही जारी किया होगा। देखिए, मैं सिंपल इतनी सी बात बता सकती हूँ आपको कि ये इन सबको एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है जो 2019 में वो बात आपकी समझ आ गई आलिया हमजा साहिबा। फाइनल मैं तो कह रहा हूँ कि फाइनली ये एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने एंडोर्समेंट ली होगी खान साहब से। देखिए, मेरी एक बात सुने, खान साहब जो हैं, खान साहब बहुत अपनी चीजों को डिवॉल्व करने के आदमी हैं। खान साहब ने एक सिस्टम बना दिया, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से उन्होंने आगे चीजों में शौकत खानम ने नमल यूनिवर्सिटी में सिस्टम्स बना दिए, इस दफा भी वो हुकूमतों में सिस्टम्स बना रहे हैं और सिस्टम्स बनाकर वो एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर गवर्नमेंट, फॉर द फ्यूचर मिनिस्टर्स, या जो लोग नहीं है कि एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए। दिस इज माई परफॉर्मेंस, पहली दफा परफॉर्मेंस।
बात हो रही है। इसी रिव्यू के ऊपर, इसी क्राइटेरियन के ऊपर तो, इसी क्राइटेरिया के ऊपर ही तो क्रिटिक हो रही है ना। शाहबूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि फिर आप कहिए कि वजारत खारजा ने परफॉर्म नहीं किया। एक तरफ तो आप क्रेडिट लेते हैं टीवी टॉक शोज के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कि आपने खारजा महाज पर बड़ी कामयाबी ली है, बड़े बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, और फिर आप चाइना जा रहे हैं, फिर रशिया का प्लान है विजिट, जो कुछ आपने किया, तो खारजा महाज पर उनका जो शिकवा है वो किसी हद तक जस्टिफाइड तो है ना। रेहान साहब मैं यही तो कह रही हूँ कि हमारे 40 के 40 मिनिस्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया ने, इंक्लूडिंग वो सारे लोग जो आज तक हमारे वुज़रा को नाअहल और नाकाम कहते थे, उन्होंने भी माना है कि हमारा एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर से बहुत अच्छा परफॉर्म करे। अगर 11वें नंबर पर एक मिनिस्ट्री आ रही है तो उसका कंपैरिजन पहले दूसरे नंबर के मिनिस्टर से किया जा रहा है। आपने आज एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर के ऊपर एक फोटो देखी होगी इंटीरियर मिनिस्टर की, कि राइट लेफ्ट डेब्रीज है और वो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट रिसीव कर रहे हैं, और कुछ में तो वो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट के ऊपर एक जलती हुई ट्रेन भी है, और ट्रेन की बोगी, आपको वो इंसिडेंट याद होगा। देखिए मेरी एक बात सुने, मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त अगर मैं मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस देखूं तो हर मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री से बेहतर परफॉर्म करिए। कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री देखें, एनएचए का हम प्रॉफिट देखें, पोस्ट ऑफिस का देखें, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री देखें, या खारजा मिनिस्ट्री देखें, या वजारत खजाना देखें, मतलब 10 मिनिस्ट्रीज के साथ दिस वाज क्वाइट अ टफ कॉम्पिटिशन। हमारे वुज़रा, हमारी मिनिस्ट्रीज इतना जबरदस्त परफॉर्म करिए कि आज मीडिया हमें बता रहे कि वो वजीर तो अच्छा काम करता था, आपको उसको ये अवार्ड आपने क्यों नहीं दिया। तो मैं तो ये बता रही हूँ कि एक दफा तो इस बात पर मोहर लग गई है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत और उनके वुज़रा की कारकर्दगी। वैसे आलिया हमजा साहब, जिस वक्त आप ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उस वक्त यकीनन आम आदमी तो जल कुड़ रहा होगा, क्योंकि जिसको ये पता है कि 1400 तक जो है वो टोल टैक्स बढ़ गया है 300 रुपए से 1400 तक, तो ऑब्वियसली उसको तो जलन हो रही होगी जब आप कम्युनिकेशन वाले मिनिस्टर को। बिल्कुल जलना कोड़ना तो चाहिए, उन लोगों को जलना कोड़ना चाहिए जो गलत आकर रिपोर्ट देते हैं, उन लोगों को जलना कोड़ना चाहिए जिनको ये नहीं पता होता कि किस चीज के ऊपर ये बात कर रहे होते हैं। मैंने आज ये बहुत जगहों पर ये बात देखी और मैं इसको बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। मैं इसलिए क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि एनएचए के अंडर 114 टोल प्लाजा है और उनमें से एक भी टोल प्लाजा का टोल टैक्स नहीं बढ़ा। M2 के ऊपर मैंने मुआयदा नहीं किया था, मुराद सईद ने मुआयदा नहीं किया था। 2015 में नवाज शरीफ साहब ये मुआयदा करके गए थे कि हर साल इसका टोल टैक्स 10% बढ़ना है। हम ये बात करते हैं जिस तरह का इंक्रीमेंटल चेंज है उस तो आज अवाम नहीं रेहान साहब, जितना इंक्रीमेंटल चेंज आया मेरा ख्याल है कि अगर आप ये कहें ना कि ये मुराद सईद साहब ने नहीं किया तो ये अनजस्टिफाइड है। एक सेकंड देखिए, नहीं चलिए लेट्स नॉट गो इनटू दैट। मेरे साथ क्योंकि इस वक्त अफनान उल्लाह साहब भी मौजूद है, मुझे क्विकली कमेंट कर दीजिएगा इस वक्त जो ऑपोजिशन कर रही है, आर यू फीलिंग अंडर प्रेशर? देखिए जी, मेरी एक बात सुने, एक ने लात मारकर हुकूमत गिरानी थी, वो मिलते तरले करने पर आ गए कि जी हिम्मत है तो आप इस्तीफा दे दें इतनी तारीख तक। जो दूसरे हैं इन्होंने काफ लीग की चौखट पर, MKM की चौखट पर भी नाक रगड़ लिया और मिला इन्हें कुछ भी नहीं है, फिर भी ये हमें कहते हैं कि हमें सियासत करनी नहीं आती। मैं अगर आपके पास 2 मिनट का और टाइम होता तो मैं आपको ये बता देती कि आर्टिकल 94 के तहत इनके पास 79 अरकान है, यानी 20% अरकान को अदम एतमाद पेश कर सकते हैं, तो ये तो अदम एतमाद पेश कर सकते हैं। उसके बाद 172 का नंबर ऑपोजिशन ने पूरा करना है, 172 का नंबर पूरा करें। देखिए दे आर रेडी फॉर दैट, वो तो इसके लिए तैयार है। मैदान भी सामने है, घोड़ा भी हाजिर है, आए तो सही। 79 लोग अदम एतमाद के लिए जा सकते हैं, ये आए, ये 172 का नंबर पूरा करें। इसका जवाब अफनान उल्लाह साहब से लेते हैं। जैसा जिगरा इनके पास नहीं है, चले ये पूछते हैं अफनान साहब से, बहुत कॉन्फिडेंस लेंगे और 178 नंबर पूरे भी करके। बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहब आपके वक्त के लिए। इस वक्त नून के रहनुमा सेनेटर अफनान उल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अफनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अफनान साहब, आलिया हमजा साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, इस वक्त जो सूरत हाल है, आसिफ अली जरदारी साहब ऑलरेडी रिटायर हर्ट हो गए हुए हैं, फिर मुस्लिम लीग नून के साथ भी मुलाकातें स्केड्यूल नहीं हो रही हैं, तो क्या ऑपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल गई अफनान साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आसिफ अली जरदारी साहब की हालत के बारे में तो उनके डॉक्टर्स ही बेहतर तरीके से क्या कहते हैं बता सकते हैं, लेकिन हम मतलब कि इसके अंदर स्पेकुलेशन ही है कि क्या मामला है क्या नहीं है। बात यह है कि हमने जो है वो ये फ़ैसला किया था कि हम जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन इन प्रिंसिपल जो है वो इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लेके आएंगे। हम जो है वो हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस हुकूमत को डिसलॉज करें
और ये जो महंगाई का तूफान है और ये जो मसाइल इस मुल्क में लेकिन मौजूदा अफराज साहब देखिए ना, पीडीएम के अंदर आप इकट्ठे थे, पीडीएम से अलहदगी की वजूहात क्या बनी, उसके बाद पब्लिकली पीपल्स पार्टी की तोपों का रुख भी आपकी तरफ हो गया, आपने पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब एक बार फिर ये हो रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब ने गुज़श्ता रोज भी अपने 40 साल एहतसाब का जिक्र किया, और यकीनन जब वो इसकी बात करते हैं अपने ऊपर बनाए गए केसेस की, तो नून लीग की तरफ उनका इशारा होता है। तो क्या एक बार फिर वही जो माजी की रकीब है वो फिर दस्तों गिरेबा हो गए सर? नहीं देखें, मतलब पुरानी अगर बातें निकालनी है तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी, मगर हमारा एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है जिसके बाद जो है वो हमने इस बात का जो है वो अयादा किया था कि हम जो है वो पाकिस्तान में आइन और कानून को जो है वो उसको प्रमोट करेंगे, और जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो मतलब कि साजिश नहीं करेंगे, और मतलब जो भी पुरानी हमारी हिस्ट्री रही है उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो अफनान साहब देखिए ना, इस ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से हुकूमत के इत्तेहादी या हुकूमत के अपने अरकान को कैसे आप पर ट्रस्ट आएगा? देखिए अभी तो ऐसा जिस तरह की कोई मामला है नहीं कि कोई मतलब कि कोई ट्रस्ट डेफिसिट का इशू हो। अभी तो हम ये समझते हैं कि हम जिन मामलात के ऊपर हमने एक दूसरे से बात की है उन मामलात में जो है वो वैसे ही चलेंगे जैसे कि हमसे बात की गई है। आपसे पीपल्स पार्टी ने ये बात की वादी नजर में कि सबसे पहले तो इमरान खान को घर भेजना चाहिए, इस हुकूमत से छुटकारे के बाद देखेंगे कि क्या होना है। अब उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद बड़ी तगोदो की, वो चौधरी बरादरान के घर पर गए, लेकिन दिल बर्दाश्ता लौटना पड़ा क्योंकि उनकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। अब एक बार फिर ये स्केजुअल था कि शहबाज शरीफ साहब ने, जो अपोजिशन लीडर है, वो चौधरी बरादरान के हाथ जाएंगे, लेकिन वहां से भी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा, यानी मुलाकात अभी तक सेटल ही नहीं हो पा रही कि कब होगी और कैसे होगी, वो मिलना ही नहीं चाह रहे। तो अगर ये हाल होगा तो फिर कैसे कोई इन हाउस मूव बनेगी अफनान साहब? देखिए हमारे 162 वोट हैं नेशनल असेंबली में, और अभी मिनी बजट के ऊपर हुकूमत ने 168 वोट लिए थे, 168। तो अगर इन नंबर्स को सामने रखा जाए तो हमें सिर्फ 10 वोट की ज़रूरत है, जो कि हम इंडिपेंडेंट भी हैं, कोई इत्तेहादी भी हो सकता है, पीटीआई के अपने लोग अगर फ़र्ज़ करें वोट ना डालें तो नो कॉन्फिडेंस उस सूरत में भी कामयाब हो जाएगी। देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स सर, मतलब ये अजम्पशंस पे तो नहीं होगा, ये नंबर गेम है और इसको पूरा करना ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। हमारे पास इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि नो कॉन्फिडेंस जो है वो अगर इमरान खान 172 वोट नहीं लेगा आउट ऑफ 342 तो वो तो कामयाब हो जाएगी। अब उसकी जो है वो कामयाबी जो है वो उसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसके अंदर हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। जो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग भी जो चाहते हैं मुस्लिम लीग नून का टिकट लेना, फिर जो है वो कुछ ऐसी जमातें जो इनसे नाराज़ हैं इत्तेहादी, उनसे भी बातचीत चल रही है। तो ये तमाम चीज़ें सामने रखते हुए हम ये बातें तो आप बड़े अरसे से कर रहे हैं और ये हैंगिंग इन द एयर है, इसमें कोई लॉजिकल बात नजर नहीं आती। आप ये कहते हैं कि इत्तेहादी नाराज़ हैं, हुकूमत के अपने लोग आपका टिकट लेना चाहते हैं, लेकिन जब पार्लियामान के फ्लोर पर जाते हैं, अब वहां पर हाउस चलाने वाला मामला लेजिस्लेशन का होता है, तो वो सारे के सारे हुकूमत के पलड़े में होते हैं सर। नहीं देखिए, हुकूमत को 168 वोट पड़ना जो है, जब इतनी ज़्यादा लोगों ने खून कॉल भी की गई लोगों को और कहा गया कि आप जाके वोट डालें, इस बात की निशानदेही है कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, डिस्पाइट दैट दे आर एट द विनिंग एंड सर। नहीं, वो तो विनिंग इसलिए क्योंकि ज़ाहिर गवर्नमेंट इज ऑन द विनिंग साइड, दैट इज व्हाई इट इज द गवर्नमेंट, वरना दे वुड बी इन द ऑपोजिशन। अच्छा, लेट्स बी फेयर अफनान साहब, वैसे हालात वालात हुकूमत के लिए ख़राब दिखाई नहीं दे रहे इस वक्त, ऑपोजिशन के ज़रूर ख़राब हो सकते हैं और ऑपोजिशन एक फ़ज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं हुकूमत को डिस्ट्रैक्ट करने के और एक बार फिर पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के। नहीं देखें, इस तरह नहीं होता। ये हुकूमत ने ना देखें हमेशा कामयाब होना होता है, वो अपोजिशन ने सिर्फ एक दफ़ा कामयाब होना होता है और वो मामला जो है वो सीधा हो जाता है। तो ये, और ज़ाहिर है हमारे पास नंबर जो है वो कम है, इसीलिए तो हम अपोजिशन में, लेकिन हमारी कोशिश जो है वो जारी है। देखिए आने वाले चंद हफ्तों में हम इस बात का इम्कान, बहुत बड़ा इम्कान मौजूद है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन नेशनल असेंबली में आ जाएगी। और वो किसके अगेंस्ट होगी? स्पीकर इमरान खान, स्टार्टिंग विद स्पीकर और डायरेक्टली इमरान खान साहब? इमरान खान साहब के भी हो सकती है और स्पीकर की भी हो सकती है, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ होगी। और ये बहुत बड़ा काम होगा अगर आप डायरेक्टली इमरान खान साहब के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे और फिर नाकाम हो जाएंगे तो अगले 6 महीने तक तो एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकेंगे आप पे। हाँ ठीक है, तो हमने कौन सी हर 6 महीने बाद हम हर दूसरे महीने हमने पहली नो कॉन्फिडेंस मोशन होगी इस गवर्नमेंट के खिलाफ। तो मतलब ये जो है ये जो आज के हालात है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हालात तब्दील हो जाते हैं सियासत में बहुत जल्द, लेकिन आज के हालात से जो मामलात लग रहे हैं उसमें इस हुकूमत के हालात मुझे बहुत ख़राब नज़र आ रहे हैं
और जो इनको लाए थे वो भी इनसे तंग हैं, आवाम तो इनसे तंग थी। चलिए अफरान साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा, काफ लीग से राब्ता हुआ, एमक्यूएम से राब्ता हुआ, कोई मस्बत पेशरफ नहीं हो सकी, कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। अब आपने जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्ते की कोशिश की है, क्या वहां से कोई ग्रीन सिग्नल मिल रहा है आपको? या क्योंकि हमने तो जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों से पूछा, वो कहते हैं अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं कि एमक्यूएम ने जो स्टेट बैंक का बिल था ना, उसमें हुकूमत को सपोर्ट नहीं किया। आप जाके रिकॉर्ड उठा के देख लें सेनेट में। तो अगर एमक्यूएम ने उधर उनको सपोर्ट नहीं किया, ये एक बहुत बड़ी ये कहते हैं बात है। फिर दूसरी बात, आपने जहांगीर खान तरीन का ग्रुप है, फिर और इत्तेहादी हैं, फिर खाली जो है वो इंडिपेंडेंट भी है। तो ये सारी चीज़ें मिला के हमने बहुत ज़्यादा में वोट भी नहीं तोड़ने, हमने 10 वोट जो है वो मूव करने और मामला जो है वो सही हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल्लाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। सख्त तरीन कानून साजी, बेहतरीन इकदाम, तमाम शराइत तस्लीम करने के बावजूद पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बदस्तूर मौजूद है। लेकिन आज वजीर खजाना शौकत तरीन ने दावा किया है कि हमारे मुखालिफ मुल्क सियासी एजेंडे के तहत हमारी मुखालिफत कर रहे हैं। यानी ये एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ पर लॉबिंग हो रही है और हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं, हमारी जो मुखालिफिन हैं, वो हमारे अगेंस्ट जो है वो सफारा दिखाई दे रहे हैं। जबकि FATF में हमारे खिलाफ जिन ममालिक ने पोजीशन ली हुई है वो हमारी दोस्त हैं। इस हवाले से आज फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है वो आपके सामने रखता है। 28 हमें दिए थे कि अहदाफ के इसको आप पूरा करें, उसमें से 27 हो गए हैं और एक जो हदफ है वो भी ट्रांजैक्शनल है और उसके बेसिस के ऊपर वो अभी भी उन्होंने इसको वो किया हुआ और अगली दफ़ा वो कह रहे हैं कि हम इसको देखेंगे और पॉजिटिवली देखेंगे। इसके ऊपर जो है आपको मालूम है कि कौन लोग कौन से ममालिक जो हैं वो पोजीशन लेके बैठे हुए हैं और वो हमारे दोस्त नहीं हैं। और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे कि, और हमारा तो काम ये था कि हम जो अहदाफ हैं वो पूरे करते, हमने अहदाफ पूरे किए हैं। तो अगर वो कोई लोग जो हैं उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है इस पर, तो उस पर हम तो लड़ाई करेंगे और वही कर सकते हैं। पाकिस्तान का रोज़े अव्वल से मौक़िफ़ है कि FATF एक सियासी इदारा है, इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये कि इस इदारे का माली उमूर से कोई ताल्लुक नहीं है। इक़दामात के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना, सालाना अरबों डॉलर्स का नुकसान किया जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में रखना है ताकि बवक्त ज़रूरत इस आलमी इदारे को पाकिस्तान पर दबाव के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसी हवाले से आज सेनेट में रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर रज़ा रब्बानी ने भी पाकिस्तान की लॉबिंग पर सवालात उठाए। बात कर रहे थे FATF की, FATF में आप चाहे 27 की 27 कंडीशनैलिटीज को मीट कर लेंगे, लेकिन FATF उस वक्त तक नहीं हिलेगा जब तक अमरीकी साम्राज्य और बैनुल अक़वामी मालियाती साम्राज्य जो है वो आपको गो हेड नहीं देगा। और गो हेड जनाब चेयरमैन हाथ जोड़ के कासाले स्टेट बन के नहीं मिलती। ये साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और एक मोतबर सियासतदान हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप जितने भी पॉइंटर्स हैं जो FATF की तरफ से दिए गए हैं, जितने मर्जी उस पर इंप्लीमेंट कर लें, उसके बावजूद आप FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकते जब तक अमरीकी साम्राज्य नहीं चाहेगा। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं, वो आपको FATF की ग्रे लिस्ट में सोची समझी साजिश के तहत रखना चाहते हैं और जब तक आप उस ग्रे लिस्ट में रहेंगे आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी रहेंगी, आप तक कासा लेस भी रहेंगे, कासा उठाकर IMF का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, वर्ल्ड डोनर्स का दरवाज़ा खटखटाएंगे क्योंकि आपको उससे निकलने नहीं दिया जाएगा। तो जिस वक्त हुकूमत ये कहती है कि अब आप IMF प्रोग्राम से निकल जाएंगे, IMF के चुंगल से निकल जाएंगे, ये आखिरी प्रोग्राम होगा, तो उस पर भी बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन साथ ही साथ सवालात तो हुकूमत की अपनी डिप्लोमेसी पर भी है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ ख़ास तौर पे जो लॉबिंग करते हैं, जिनकी से है इस तरह के ग्रुप, इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जो FATF जैसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर उनके साथ हमने डिप्लोमेटिकली बिहेव किया है या उनको आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। खान साहब का रिसेंट चाइना का विजिट हो और उसके बाद चीनी स्कॉलर को इंटरव्यू हो जिसमें उन्होंने वाशगाफ अल्फाज के अंदर कहा, अमेरिका से मुताल्लिक बड़े बोल्ड अंदाज के अंदर उन्होंने कहा कि हमसे गलतियां हुई हैं और वो थिंग्स उस तरह से नहीं चली हैं, राइट डायरेक्शन में जैसे चलनी चाहिए थी। अब वज़ीर ख़जाना के दावे ने पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पर की जाने वाली लॉबिंग और सफारतकारी पर बहुत सारे सवालात रेज किए और इन सवालात का यकीनन एड्रेसल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि इन रिसेंट
टाइम्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से और ख़ुद इमरान खान साहब की जानिब से जो स्टेटमेंट्स दागे गए और फिर खारजा महाज के ऊपर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स दिए गए, ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो उठते हैं। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जैसा सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर क्या ये हमारी नाकामी है, जिसका इजहार आज फाइनेंस मिनिस्टर ने भी किया है। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त FATF के अंदर हमें अमरीकी साम्राज्य की वजह से रखा हुआ है और अगर हम दिखाई ये देता है कि जितने मर्जी पॉइंटर्स पर अमल कर ले हम FATF निकलेंगे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये है कि ये डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है, ना ही फॉरेन पॉलिसी का कोई इशू है। अमेरिका एक सुपर पावर है, उसका इन्फ्लुएंस है FATF में, अपना इन्फ्लुएंस है, IMF में है, और आप भुगत रहे हैं ये चीजें सारी इसलिए कि अमेरिका का आज कोई आपके साथ इंटरेस्ट एज सच नहीं है। अफगानिस्तान की रेलेवेंस थी, उसके बावजूद आपको उन्होंने FATF में फंसाया हुआ था। तो सूरत हाल अब ये है कि ये सारी चीजें रिलेटेड है आपके CPEC से। आप CPEC नहीं छोड़ना चाहते और मगरबी दुनिया समझती है कि पाकिस्तान आज जो कुछ कर रहा है वो उनके मफाद में नहीं है। वो आज एक कन्फ्रंटेशन बना के बैठे हुए हैं चाइना के साथ, रशिया के साथ। हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं अभी। तो इन हालात में जब वो आपको देखें कि आप एक मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं तो उनको उनसे तवक्को करना कि वो कोई आपके साथ बहुत अच्छा सलूक करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये वो उनकी न्यूसेंस वैल्यू है दुनिया में। जैसा वी आर वेरी मच अलाइन टुवर्ड्स द अदर ग्रुप। देखिए इस वक्त यूक्रेन रशिया का तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। ऐसे में हम रशिया जा रहे हैं, फिर चीन गए हैं, और फिर खान साहब का जो खासतौर पे चीनी मीडिया के साथ इंटरेक्शन रहा है, उन्होंने अमेरिका से मुतालिक जो वाशगाफ अल्फाज के अंदर कुछ गुफ्तगू की है। तो इसका मतलब आने वाले चंद रोज़ के अंदर हम 28 में से 28 भी पूरे कर देंगे, वो 27 पर इंप्लीमेंट कर चुके हैं हम, वो भी हो जाए तो FATF की ग्रे लिस्ट से तो फिर हम नहीं निकलेंगे। इसकी इंप्लीकेशंस तो मजीद एडवर्स हो जाएंगे फिर आने वाले दिनों में। ठीक है, आप देखिए ना कि वो इतनी ढिठाई से आपको उन्होंने 27 पॉइंट दिए, आपने उस पर अमल तकरीबन पूरा कर दिया, तो उन्होंने 5-6 और पकड़ा दिया आपको। तो ये अगर वो इस तरह का काम करें तो वो तो चलेगा। आपको ग्रे लिस्ट में लटका रखेंगे, कोशिश ये करेंगे कि आप किसी तरह उनकी लाइन टो करें। देखें, आपने अपनी असूली सियासत करनी है, आपने अपने मुल्क के जो आपके जो यहाँ पे खित्ते पे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, आपने उनको दिफा करना है। एक रिलायबल दोस्त है आपका चाइना, जिसने कभी भी आपको तंग नहीं किया, आपके अंदरूनी मामलात में दखल नहीं दिया, बड़े मुश्किल वक्त में वो आपके साथ भी खड़े होते रहे। अब सिर्फ इसलिए कि अमेरिका ने हमें FATF में डाल दिया तो हम चाइना को छोड़ दें, ये तो नहीं हो सकेगा ना। सो आपने अपनी पॉलिसी प्रेफरेंसेस देखनी है कि आपकी तरजीह है क्या। जैसा डोंट यू थिंक कि वी आर गेटिंग सैंडविच्ड बिटवीन दीज टू इंटरनेशनल पावर्स? मतलब बहुत ज्यादा चाइना की तरफ हो जाने से, अमेरिका को बिल्कुल लिफ्ट ना कराने से और बिल्कुल अलाइंड दूसरे एंड पे हो जाने से, रादर देन प्लेइंग डिप्लोमेटिकली, मैं ये कह रहा हूं। नहीं, अमेरिका को हमने बहुत दफा कहा है, इसमें एक चीज जो ज़हन में रखिए, दोस्ती आप करना चाहें, ताल्लुकात अच्छा करना चाहें तो ये दो तरफा अमल है। एक साइड करना चाहती है, दूसरी नहीं करना चाहती है, आप क्या करें? और वो भी सुपर पावर हो। हमने उनको बेशुमार दफा कहा है कि हम आपके साथ बिजनेस रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, हम आपके साथ पॉलिटिकल रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिक लेवल पे बनाना चाहते हैं। और ये भी हमने कहा कि CPEC को आप अपना सिर्फ चाइना का प्रोजेक्ट ना देखें, बल्कि हम आपको भी दावत देते हैं कि आप भी इन्वेस्ट करें इसमें। यहां तक कि हम यहां जो अमेरिका का एम्बेसडर है यहाँ पे, हम उसको लेके गए हैं, जाके गवादर पोर्ट को सारा उसका मुआयना करवाया, ताकि उसको ये ख्याल ना रहे कि यहाँ पे चाइनीज बैठ के कोई मिलिट्री बेस वगैरह बना रहे हैं। अच्छा, तो उसको अच्छी तरह विजिट सब कुछ किया। एक सेकंड, ये बात समझ लें। जी। लेकिन सारा कुछ जो है ये उसके अमेरिका की मर्जी पे। आप भारत को देख लें, आप भारत के लिए हमेशा कहते हैं बातचीत करने को तैयार है, बिजनेस भी खोल देंगे, ये वो सारी कहानियां करते रहे। मियां नवाज शरीफ के दौर में तो बहुत कुछ किया है, क्रिकेट मैच तक तो आप हाल नहीं करा। ठीक है, यानी उसके कोई मुस्बत नताइज नहीं निकले। जैसे सब लास्टली, क्योंकि मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, अब ये कहिएगा कि एज फार एज स्पेस ऑफ द CPEC इज कंसर्न्ड, उस पर चीन के कुछ रिजर्वेशंस थे। आपको लगता है इस विजिट के बाद वो बर्फ भी पिघली है और मामलात बेहतर हो गए हैं? देखिए, रिजर्वेशंस बात चीजों पे थी, लेकिन प्रोजेक्ट स्लो नहीं हुए थे। प्रोजेक्ट चल रहे थे, डैम्स बन रही थी, सब कुछ बन रहा था। ये जो नहीं बन रहे थे, ये सुस्ती थी, ये हमारे प्रोपेगेंडे में, हमारे अपने मीडिया की पैदा करता था। वहां पे जो एक दो चीजों पे सिक्योरिटी वगैरह के उनको इश्यूज थे, वो रिजॉल्व हो गए। ग्वादर के बारे में उनके इश्यूज से एक दो वो रिजॉल्व हो गए। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। जहां कोई चीज रुकी है वो हमारी वजह से रुकी है कि हमारे पास फंड्स नहीं थे, हम फंडिंग जो शेयर अपना करना था वो। नाउ यू थिंक दैट थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे। वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। सूबा सिंध में मेडिकल कॉलेजेस और जामियात में तालिबात की बढ़ती हुई खुदकुशियां खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हैं। नाइला रिंद, डॉक्टर नम्रता, नौशीन काजमी और डॉक्टर इस्मत की खुदकुशियां कई सवालात खड़े कर रही हैं। इन खुदकुशियों का जायजा लिया जाए तो हर वाक़े में गहरी ममासलत दिखाई देती है। पंखों से झूलती शिकवा कुना लाशें और इन लाशों के पास पड़े खत, एक ही जैसा स्क्रिप्ट और कॉलेज इंतजामिया की जानिब से यकसा मौक़िफ़, हर वाक़े पर सवालात का जवाब आज तक नहीं मिला। नाइला रिंद और नम्रता चंदानी के बाद एक और मेडिकल तालिबा की लाश चांडका कॉलेज से मिली। दोनों की खुदकुशी में यकसानियत थी। सवालात होने लगे कि नम्रता और नौशीन ने खुदकुशी की या उसका कत्ल किया गया। चांडका कॉलेज लाड़काना की तालिबात की 1-2 साल में हॉस्टल में पंखे से लटकती हुई लाशें क्यों मिल रही हैं? इन बेसुध, बेज़बान और खामोश लाशों का राज क्या है? इसके पीछे क्या है? आज फोरेंसिक रिपोर्ट में इन तमाम सवालात का जवाब मिला है। चांडका मेडिकल कॉलेज लाड़काना में खुदकुशी करने वाली तालिबा नौशीन काजमी की डीएनए रिपोर्ट जारी की गई है और रिपोर्ट में मुबैना तौर पर खुदसोजी करने वाली तालिबा नौशीन शाह से ज्यादती की तस्दीक हो गई है। जबकि जामशोरों की फोरेंसिक एंड मॉलिक्यूलर की जारीशुदा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि कॉलेज की एक और तालिबा नम्रता चंदानी के जिस्म से मिलने वाले अज्जा एक जैसे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि नौशीन शाह और नम्रता चंदानी के जिस्म और कपड़ों से मिलने वाले अज्जा एक ही शख्स के हैं, विच इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। दोनों तालिबात की हॉस्टल के कमरे से पंखे में लटकती हुई लाशें मिली थी। डॉक्टर्स नौशीन वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के अहकाम जारी किए जा चुके हैं। इंक्वायरी अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। सिंध की बेटियों की बेसुध लाशों के हवाले से एक और दावा पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा परवीन रिंद ने किया है। अंदरून सिंध के मेडिकल कॉलेजेस में बैक टू बैक ये खुदकुशियाँ, मेडिकल रिपोर्ट्स में कई माह की ताख़ीर और डॉक्टर्स के जिस्म से एक फ़र्द के डीएनए का मिलना, ये बहुत अलार्मिंग है और यकीनन अरबाब इख्तियार के लिए सोचने का वक्त है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक और इंपॉर्टेंट इशू है, उस बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इंसानी जिंदगी का अहम जुज़ पानी, मगर वतन अजीज में पानी ही जहर बन गया है। 61% पाकिस्तानी इंतहाई मुज़र सेहत पानी पी रहा है। शहरों के नलकों से लेकर गांव के कुओं तक कहीं भी पानी पीने के काबिल नहीं है। मुल्क के अक्सर शहरों में पानी कैंसर फैलाने का बाइस बन रहा है। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट में मुल्क में पीने के पानी के हवाले से खतरनाक इंकशाफात हुए हैं। रिपोर्ट में बड़े शहरों में 93% पाकिस्तानी गैर महफूज होने का इंकशाफ हुआ है कि पानी जो है वो गैर महफूज पानी है। माहिरीन सेहत के मुताबिक आलूदा पानी पीने से लोगों को जिल्द की बीमारियां, सांस के अमराज, मिजाने का सरतान और अमराज कल्ब लाहक हो सकते हैं। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सेनेट में दिए गए तहरीरी जवाब में कहा है कि 2020 में मुल्क के 29 शहरों से पीने के पानी के नमूने लिए गए और पानी के नमूनों के मुताबिक मुल्क में 61% पीने का पानी गैर महफूज है। ये बन बात है। जहाँ तक शहरियों की बात है तो उन्हें तो यकीनन कोशिश ये करनी चाहिए कि वो उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी डिसइंफेक्टेंट्स जो है वो मैसर नहीं होते लोगों को। पानी बहुत सारी जगहों पर इतना गदला होता है, पीने के लिए नहीं होता। तो ये तो रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शहरियों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करें। प्रोग्राम का वक्त अपने इंतजाम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।